आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी जो आपने अवकलन के अनुप्रयोग में अभी काफी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज भी आपने पढ़ा। तो वैसे अप्रॉक्सीमेशन जिसमें हम डिफरेंशियल्स, एरर्स के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.4 है, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है आपका, जो यहाँ पर डिस्कस किया जाने वाला है। पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत हम कुछ चीजें विशेष तौर पर समझ लेते हैं, जिनका आगे इस्तेमाल है। देखिए यहाँ पर आपको एक वक्र बताया गया है, इस प्रकार से ये वक्र बना हुआ है। ये फलन है f, जिसका डोमेन D टू R यानी कि कोडोमेन R है, और जो D जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है, जिसमें f ऑफ x क्या है? फलन। ठीक है, जिसको हम वास्तविक फलन कहेंगे। यहाँ पर वास्तविक फलन है, और इसकी विशेषता ये है कि ये सतत भी है और अवकलनीय भी। अब इसके किसी पॉइंट पर, इस P पॉइंट है, वक्र पर एक बिंदु स्थित है P, इसके निशान से x, y, इस पर एक स्पर्शिक खींची जाती है। ये क्या है? एक स्पर्श रेखा। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा की पूर्णता कैसे निकाली जाती है? अवकलन करके y का अवकलन इसके सापेक्ष जब हम लोग करते हैं, तो ये जो डेरिवेटिव होता है यानी कि dx ऑफ y, ये क्या कहलाता है? इस स्पर्शी का क्या कहलाएगा? प्रवणता कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रवणता हमने पढ़ लिया। अब कुछ और भी बातें यहाँ समझनी है। जैसे मान लीजिए अभी हमने ये कहा कि P पॉइंट है जिसके निशान x, y। अब हम अगर x में कुछ परिवर्तन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि y में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने x को बढ़ा करके इसमें डेल्टा x और जोड़ दिया। जब x में डेल्टा x जोड़ा था, जितना जोड़ दिया तो पॉइंट जो है आपका यहाँ पर मिलता है Q। और उस समय जब हमने x में डेल्टा x परिवर्तन किया तो y में भी परिवर्तन होगा। y में कितना परिवर्तन होगा? डेल्टा y। तो इसलिए पॉइंट जो मिला आपको Q, उसका निशान क्या होगा? x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो आप इतना समझ सकते हैं कि x में परिवर्तन इतना किया गया, डेल्टा x के बराबर है, तो y में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा y के बराबर होगा। तो एक अलग बिंदु मिल गया Q, जो कि वक्र पर ही स्थित है। अब हम अगर यहाँ देखें कि ये जो आपका डेल्टा y है ये, और ये क्या है? डेल्टा x। तो डेल्टा y और डेल्टा x, जब आपको इंट्रोडक्शन दिया गया शुरुआत में कि डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया क्या है, तो वहां आपको ये भी बातें बताई गई कि दरअसल जो डिफरेंशिएशन है वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है इसको हम इधर लिख दें और बेटर रहेगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यही क्या कहलाता है आपका? ddx ऑफ y। ये बात आपको कहां बताई गई है? जब आपको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया, यानी क्लास 11th में सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं, यहाँ तो नहीं बताया गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? y में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा y है, और x में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा x है। अगर हम कहें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है? x की प्रति इकाई परिवर्तन पर y में हुई परिवर्तन, तो हम क्या कहते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कहते हैं। और ये इसमें लिमिट हमने लगा दी, तो लिमिट क्या है? डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यानी x में हम परिवर्तन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं कि वो परिवर्तन भी टेंडिंग टू 0 है, लगभग 0 के बराबर है, परंतु 0 नहीं, क्योंकि जब x में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो y में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इसलिए डेल्टा x 0 तो नहीं है, लेकिन 0 के बहुत ही नजदीक परिवर्तन जब हम करते हैं तो उसमें y में परिवर्तन हो रहा है, यानी फलन में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा y, और इसी को हम क्या कहते हैं? ddx ऑफ y। अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो dy लिखा हुआ है वो लगभग डेल्टा y के बराबर है,
और जो dx लिखा हुआ है वो डेल्टा x के बराबर है। अब इस बात को कैसे यहाँ पर बताया गया उसको समझने की कोशिश करें। जैसे हमने ये स्पर्श रेखा है हमारी, हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी ये चीज जो लिखी हुई है ये क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर साई कोण बना रही है x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। जब ये कोण साई है तो ये वाला कोण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, साई ही होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ इस त्रिभुज की बात करें, जो समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो अर्थात tan साई बराबर क्या हो जाएगा, ये लंबाई क्या कहलाएगी, dy मान dx। आप देखिए tan साई का दूसरा मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रवणता से। प्रवणता आप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन के आधार पर, तो इस चीज को निकालते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि डेल्टा y dy और dx को हम अलग अलग मान लें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लंबाई है ये क्या कहलाएगी, dy कहलाएगी, और ये लंबाई क्या कहलाएगी, dx कहलाएगी। बस समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया कि ये कोण आपका साई है, तो फिर ये कोण भी क्या हो जाएगा, साई कहलाएगा। और tan साई आप जानते हैं, क्योंकि tan थीटा ये क्या है, इस अक्ष में जो झुकाव है धनात्मक दिशा से, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रवणता कह देंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। और इसकी बात करें अगर हम, यहाँ पर ये प्रवणता है और ये भी तो प्रवणता है, तो दोनों प्रवणताओं को हमने बराबर कर दिया। अब इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखिए तो tan साई बराबर लिखा हुआ है dy अपॉन dx, अर्थात tan साई बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। इसीलिए इसको हमने यहाँ पर क्या निरूपित किया है, dy कहा, और इसको क्या कह दिया है, dx कह दिया। अभी आपने ये भी देखा कि जब हमने पॉइंट Q लिया था तो वहां पर ये कहा था कि x में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा x परिवर्तन हुआ, x में परिवर्तन जो हुआ वो डेल्टा x परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट के निशान क्या है, ये x कामा डेल्टा x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेल्टा x है और ये जो dx है ये आपस में क्या हो गए, बराबर। यहां से हमने देखा कि ये लंबाई dx है, निर्देशांक ज्ञान के आधार पर जब हमने बिंदु लिया है तो उसके आधार पर पता चलता है कि ये लंबाई क्या है, डेल्टा x है। इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हो गया कि dx और डेल्टा x आपस में क्या है, बराबर। dx और डेल्टा x आपस में क्या है, बराबर। परंतु dy और डेल्टा y आपस में बराबर है कि नहीं, इस बात पर हमें गौर करना है। अब ध्यान दीजिए, इसको अभी हमने बताया, इसके आधार पर ये क्या है, dy है, और निर्देशांक ज्ञान के आधार पर ये लंबाई क्या है, डेल्टा y। ये लंबाई है डेल्टा y और ये लंबाई है dy, तो क्या दोनों बराबर हैं, क्या बराबर नहीं है। पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा x का मान इतना ज्यादा नहीं रखेंगे जितना कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हम यहाँ तो डेल्टा x बहुत बड़ा दिखा रहे हैं आपको। अब आप सपोज करिए, थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर ये पॉइंट Q इधर की ओर आना शुरू कर दे, यानी पॉइंट P स्थिर रहे और पॉइंट Q जो है लगातार चलते हुए इसी वक्र पर चलते हुए P की तरफ आना शुरू कर दे, तो जैसे यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा तो आप जाहिर सी बात है कि डेल्टा x और कम हो जाएगा, और नजदीक आ जाएगा तो और कम हो जाएगा, और नजदीक आ जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो यानी डेल्टा x P के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर P के ऊपर Q आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा x बराबर 0। पर हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं डेल्टा x 0 है, डेल्टा x 0 से बहुत 0 के नजदीक है। इसका मतलब Q कहीं ना कहीं बिल्कुल इसी के अगल बगल में होगा। तो जो आप बताइए, अगर हम जैसे जैसे इस Q को नजदीक लाएंगे वैसे वैसे डेल्टा x कम हमारा कम ही हो जाएगा, उसके साथ ही साथ ये जो डेल्टा y है ये भी कम होगा और dy भी कम हो जाएगा। तो ये जो आपको अंतर देखने को मिल रहा है dy और डेल्टा y के बीच में इतना बड़ा अंतर, तो ये इतना बड़ा अंतर इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर फिगर जो है आपको बड़ा बना रहे हैं। अगर इसी Q को हम ये विचार करें कि Q और नजदीक आएगा तो उस स्थिति में डेल्टा y और ये dy आपस में लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से पहले जब तक आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ा था तो उस समय आपको ये बताया गया था इंट्रोडक्शन में प्रथम सिद्धांत में कि जो आपका अवकलन है जिसको हम पढ़ते हैं ddx ऑफ y, आप जल्दबाजी में
कभी कभी इसको dy अपॉन dx पढ़ लेते हैं, लेकिन हालांकि पढ़ना वो उचित नहीं माना जाता। क्यों उचित नहीं माना जाता? क्योंकि वहां पर साफ शब्दों में बताया गया था आपको कि ये दो राशियों का अनुपात नहीं है। इसको हम ये मत कहें कि dy और अपॉन dx, मतलब dy में जब हमने भाग कर दिया dx का तो वो अनुपात आ गया, क्या भागफल आ गया। तो ये नहीं, भागफल अनुपात हम इसको आप नहीं समझ रहे हैं, ये पूरा एक क्वांटिटी है, इसको हम अलग अलग नहीं मानकर चल रहे हैं। अभी तक की बात, जहां अभी तक जो भी हमने पढ़ा वहां पर हम dy और अपॉन dx को अलग अलग नहीं मान रहे थे। ये पूरा एक सिंपल माना जा रहा है, जिसको हम कहते थे कि y का क्या है, x के सापेक्ष ये अवकलन। और इसको निकालने का आपको फार्मूला भी मालूम है कि ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। और f(x + h - f(x) इसको ही हम डेल्टा y कहते हैं। चाहे यहां पर हम डेल्टा y लिख दें और चाहे ये लिख दें। इसी प्रकार ये डेल्टा x लिखा हुआ, डेल्टा x को हमने यहां क्या मान लिया, h। ठीक है, तो डेल्टा x और h में कोई अंतर नहीं है, और डेल्टा y और इसमें जो अंश में लिखा हुआ अर्थात f(x + h - f(x) इसमें कोई अंतर। तो आप समझ गए कि यहाँ से पहले, अब से पहले जब तक आपने अप्रोक्सीमेशन का अध्ययन नहीं किया था, उसके पहले आप इसको क्या पढ़ते थे, d dx ऑफ y, अर्थात हम ये पढ़ते थे, हम ये मानते थे कि dy और dx का अनुपात नहीं है। परंतु अब जो है कुछ चीजों में सरलता लाने के लिए और कुछ चीजों को समझने के लिए यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि dy अलग चीज है और dx अलग चीज है, और ये क्या है, एक अनुपात। क्यों अनुपात यहाँ पर मान लिया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा y और dy में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो चाहे हम डेल्टा, अगर हम इस लिमिट को हटा दें तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर dy अपॉन dx। तो अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि dy अपॉन dx जो है एक अनुपात होगा dy और dx। इसलिए यहाँ पर आपको लिखा है कि यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ dx ऑफ y, dy और dx का अनुपात नहीं है। जब आपने ये कांसेप्ट पढ़ा प्रथम सिद्धांत में तो उस समय आपको बताया गया कि ये अनुपात नहीं है। परंतु यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि dy और dx तो हम अलग अलग मान कर चल रहे हैं, और जब अलग अलग dy और dx को अलग अलग मानेंगे तो उस स्थिति में dy को क्या कहेंगे और ds को क्या कहेंगे। तो बताया गया है कि dy को क्या कहा जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ y कहा जाएगा, और ds को क्या कहा जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं कि अब आज की स्थिति में हम यहाँ से जब हम अप्रोक्सीमेशन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि डेल्टा x तो सीधे सीधे बराबर है dx के। रही बात डेल्टा y और dy की, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, अर्थात लगभग ये क्या है, बराबर है। तो अगर हमें सन्निकट में कैलकुलेशन करना हो, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कहीं फाइंड करनी हो, तो उस स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि डेल्टा y और dy क्या है, आपस में बराबर। और इसी का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए टॉपिक का भी नाम क्या है, अप्रॉक्सीमेशन, अर्थात सन्निकट करके। हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे हमसे कोई कहे कि आप बताइए √3 का मान बताइए, तो √3 हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता ही नहीं सकते। इसका वर्गमूल हम दिन से रात से दिन कब तक भी निकालते रहेंगे तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो उस स्थिति में हम ये सोचा करते हैं कि हम दशमलव के कितने अंक तक उचित मान निकालें, दशमलव के 2 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक। तो जो दशमलव के 3 अंकों तक, 4 अंकों तक जो हम वैल्यू निकालते हैं वो क्या है, एक सन्निकट मान, वो एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। तो उसी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताए जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि आपको अवकलन का प्रयोग करके निम्नलिखित के जो मान दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है उनके मान आपको सन्निकट बताना है, दशमलव के 3 अंक तक बताने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया √25.3 वर्गमूल की बात आ जाती है। 25.3 का वर्गमूल आपको निकालना है। आप जानते हैं कि केवल 25 का वर्गमूल निकालना होता तो बहुत आसान था, 5 आएगा। तो 25.3 अर्थात 25 में अगर 0.3 अगर हम हटा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये 25.3 और 25 में कोई विशेष अंतर नहीं है। कितने का अंतर है, 0.3 का अंतर है। तो इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, तो 25.3 के वर्गमूल में भी इसी प्रकार से कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसे x के मान में अंतर हो गया, 25 और 25.3 में कितने का अंतर, 0.3 का अंतर है। उसी प्रकार से 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और 25.3 का जो वर्गमूल है उसमें भी थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो उस अंतर को हम दिमाग में रख करके
अवकलन का प्रयोग करते हैं और जो भी आपको यहाँ अप्रोक्सीमेशन के अंतर्गत बताया गया इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x बराबर 25 मान लेते हैं। अब 25 ही क्यों माना गया x बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर 25 लिखा होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो जिस वैल्यू पर हमारा काम आसान हो जाता है हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर। और फिर जो वैल्यू दी गई होती है उसको हम x प्लस h मान लेते हैं। तो दी गई वैल्यू क्या है, 25 25.3, उसको हम क्या मान लेते हैं, x प्लस h मान। अब देखिए आपके पास x मालूम है, x प्लस h भी मालूम है, तो क्या h नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप h बराबर कहा, h बराबर क्या हो जाएगा, 25.3 अब माइनस का x, और x का मान कितना है 25, तो इसलिए 25 h बराबर लिखा गया 25.3 माइनस 25 अर्थात h का मान 0.3 है। अब यहाँ पर आपको करना क्या था, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया कि f ऑफ x बराबर क्या है यहाँ पर अंडर रूट x। ठीक, अब f ऑफ x बराबर अंडर रूट x मानने के पश्चात जो फलन आपको ये मिलना है इसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x अब अंडर रूट x का आपको मालूम है 1/2 रूट x हो जाता है। हम ये जानते हैं यहाँ से जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया कि डेल्टा y और dy कोई विशेष अंतर नहीं, लगभग क्या है आपस में बराबर। इसीलिए f ऑफ x प्लस h जो है वो बराबर होगा किसके, h f डैश x प्लस f ऑफ x। हालांकि इस फॉर्मूले के हम विस्तार में नहीं जाएंगे, अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, तो इसका हम विस्तार नहीं जाने वाले, डायरेक्ट यहाँ पर बताने वाले हैं, आप विस्तार देख सकते हैं बाद में। तो अब देखिए h यहाँ हो गया, f डैश x कितना 1/2 रूट x, f ऑफ x कितना अंडर रूट x। अगर हम इस स्टेप की बात करें तो यहाँ पर केवल x है, इधर h है, इधर x प्लस h है, और हमें तीनों के मान मालूम है, x का भी मान मालूम है, x प्लस h का भी मान मालूम है, और h का मान भी हमें मालूम है, उसको रख देते हैं। तो x प्लस h के स्थान पर कितना रखना है, 25.3 रखना है, h के स्थान पर कितना रखना है, आपको 0.3 रखना है। 1/2 रूट x के स्थान पर कितना रखना है 25, और यहाँ पर ये साइज इसके स्थान पर क्या रख देना है 25। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आएगी f ऑफ 25.3। ध्यान दीजिए f ऑफ x बराबर क्या है रूट x, मतलब अगर यहाँ पर जो संख्या है उसी के यहाँ पर क्या होगा वर्गमूल। तो जब यहाँ पर कितना लिखे हो 25.3 अर्थात इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। इसलिए f ऑफ 25.3 को हम कितना लिख देते हैं अंडर रूट 25.3, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए 2 गुणे, अब 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है, यहाँ पर भी आ गया 5, 5 गुना 10, 10 से भाग करेंगे 0.3 में कितना आ जाएगा आपको 0.03 आ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 25.03। अब क्या बताइए कोई एग्जैक्ट मान है क्या, अगर आप भाग विधि का प्रयोग करते हुए 25.3 का वर्गमूल निकाले, पहली बात तो इतने आसानी से आएगा नहीं, दूसरी बात हम जो निकालेंगे उसमें हम जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या रहेगी, इसकी ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है लगभग मान आ रहा है, इसलिए हमने आगे लिख दिया अप्रॉक्स, ठीक है एक लगभग मान दिया गया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पर इसी प्रकार का, जिसमें लिखा हुआ 0.999 की होल पावर 1/10 लिखा। अब यहाँ पर देखिए x और क्या माना जाएगा ये आपको विचार करने होंगे, आपके स्वयं क्वेश्चन को देख करके आपको वहाँ पर आइडिया लगाना पड़ेगा कि x क्या माना जाए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1/10, अब अगर एक की घात 1/10 हो तो एक की घात कुछ भी कर दीजिए एक ही आएगा, इसीलिए हम क्या मानते हैं कि x बराबर कितना है 1 है, और x प्लस h बराबर क्या है, यानी कि जो दिया गया है अर्थात 0.99। x भी है आपके पास, x प्लस h भी है, तो h निकाल सकते हैं, जिसको माना जाएगा आपका 0.999, और माइनस का मान जब पहुंच जाएगा तो माइनस में आएगा 0.00। इस तरीके से h x प्लस h और x का मान आपको मालूम है। अब यहाँ पर करना क्या था 1/10 पावर करना, तो इसे हमने मान लिया कि f ऑफ x बराबर कितना है x की पावर 1/10। डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो इसलिए 1/10 x की पावर 1/10 माइनस 1 अर्थात माइनस का 9/10। f डैश x का मान पता चल गया। अब आपको मालूम है डेल्टा y बराबर लगभग किसके बराबर dy के बराबर है, इसलिए f ऑफ x प्लस h बराबर h f डैश x प्लस f ऑफ x हो जाता है।
एफ डैश एक्स का मान आपको मालूम है, ये है, जिसको माइनस में पावर फिर नीचे लगेगी प्लस में पावर हो जाएगी, अर्थात 1/10 into x पावर 9/10 प्लस, और इसका मान कितना x पावर 1/10। अब देखिए यहाँ h है, x है, x प्लस h है, तीनों के मान रख लीजिए तो x प्लस h के स्थान पर 0 0 9 9 9 आ जाएगा। h के स्थान पर आपको मालूम है, यहाँ देखिए कितना आ जाता है आपका माइनस में 0.001, तो माइनस में 0.001 1/10, s का मान कितना है 1, यहाँ रख लीजिए, s का मान कितना है 1, ध्यान दीजिए 1 का मान 1 की पावर 9/10 का मान भी कितना होगा 1 ही है, 1 से कोई मतलब नहीं आपका इस, तो ऊपर क्या बचा 0 पॉइंट माइनस में 0.001 और ये क्या हो गया अपॉन में 10 और ये कितना हो गया ये भी 1, तो 10 से डिवीजन करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट और इधर चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 0.001 आ जाएगा और ये आपको 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.9999 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो शेष जितने क्वेश्चन हैं आपको उसमें आपको यही विचार करना है। सबसे पहले अगर इतना समझ गए x का मान कितना मानना है और f ऑफ x को बराबर कितना मानना है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है f ऑफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जहां पर f ऑफ x किसके बराबर है x³ - 7x² + 15। अब आप विचार कीजिए, हमसे कहा जा रहा है x के स्थान पर कितना रख दीजिए यहाँ पर 5.001। अब बताइए 5.001 रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितनी परेशानी है। अगर यहाँ 5.001 के स्थान पर 5 लिखा होता तो हमें इतना समय न लगता, हम तुरंत 5 का क्यूब कर देते, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देते, कैलकुलेट करके तुरंत आंसर हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान अगर हम 5 कर दें तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो जाता है, इसीलिए हम इस बराबर यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे और x प्लस h कितना 5.001 है और h का मान कितना आ जाएगा 5.001 माइनस का 5 अर्थात 0.001। ये तो आपको बताया जाए x कैसे आएगा और x प्लस h कैसे आएगा। अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, तो पहले ही हमने डिफरेंशिएशन कर दिया या बाद में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंशिएशन करेंगे x³ का 3x² 7x² 2x और 15 क्या हो गया 0, इसलिए f डैश का मान कितना आ जाता है 3x² - 14x। अब हम जानते हैं वही बात कि डेल्टा y लगभग dy के बराबर है, इसीलिए f ऑफ x प्लस h बराबर क्या हो जाता है h f डैश x प्लस f ऑफ x। अब f डैश x का मान कितना है आपके पास, ये देखिए 3x² - 14x प्लस f ऑफ x कितना है ये है x³ - 7x² + 15 x प्लस h और x का मान रख दीजिए, तो x प्लस h के स्थान पर 5.001 रख दिया गया, h के स्थान पर 0.001 रख दिया गया, x के स्थान पर 5 रख दिया गया, यहाँ पर भी यहाँ पर ये मान। अब तो हमें केवल कैलकुलेशन करना है, 5 के स्क्वायर 25 है 75 - 14 5 70 और यहाँ 5³ 125, यहाँ 25 का स्क्वायर गुणे 7 यानी कि 75 और प्लस का हो गया 15, तो 75 माइनस का 70 यानी 5 गुणा हो जाएगा 0 0 0 0 5 आ जाएगा, इनको जोड़े घटाएंगे तो माइनस का 35 आ रहा है, घटा देंगे तो माइनस में 34.99 ये अप्रॉक्सीमेट कर लो आपको। तो अब आपको ये तो अभी पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया गया, पार्ट सेकंड का भी एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार के जितने क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और एग्जांपल क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। देखिए ये जो यहाँ पर तरीका आपको बताया गया, थोड़ा बहुत तरीका बदला जा सकता है, जैसे आप किताब में देखेंगे एनसीईआरटी किताब में देखेंगे तो अलग तरीके से, दूसरे राइटिंग किताब देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग राइटर ने इसको अपने तरीके से थोड़ा सा स्टेप्स को डेवलप कर दिया है। आंसर वही आएगा चाहे आप किसी भी रूप से सॉल्व करें। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई।